हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो सीबीएसई क्लास 6 टू लेकर के 12 तक जितने भी एनसीईआरटी में जो भी एसएसटी के जो पार्ट होंगे, मैं आप लोगों के सामने एक ही वीडियो में, चाहिए वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एक बार आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पूरा देख लेंगे तो आपको किसी और चैनल पर जाने के समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। उसलिए मैं आज से ये सीरीज क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पे शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें काफी अच्छी लगेंगी और आप लोग प्यार देंगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिल करके मैं दूसरी वीडियो क्या कर पाऊंगा, आप लोगों के सामने जल्द से जल्द रेगुलरली एक दो दिन में अपडेट लेकर आता रहूंगा। एनसीईआरटी बेस्ड की बात करते हैं तो आज से मैंने जो शुरू करने का जो इनिशिएट किया है वो क्लास 10th का इतिहास है, जो खास तौर पे चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब मैं दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, बाइलिंगुअल आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म का क्या होता है, उदय आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल तो आपके सामने यही आता है कि ये नेशनलिज्म जो है वर्ड, ये होता क्या है, आप बात करेंगे। तो राष्ट्रवाद एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके माध्यम से कोई भी कंट्री क्या करता है, अपने नेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेन थीम है वो आपके पास क्या क्या हो सकती है दोस्तों, तो आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं। जैसे किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं, फ्लैग के बारे में बात करते हैं, फ्लैग हो गया। नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, एंथम के बारे में बात करते हैं। ये वो तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी कंट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यूरोप, ये वही यूरोप है जिसने पूरे वर्ल्ड पर क्या किया, डोमिनेंस क्रिएट करने का काम किया। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, शुरू करके देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि किस तरीके से जो यूरोप में जो लोग थे उन्होंने वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां पे मोनार्कियल सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेडरिक सोरो एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे जो 1848 में 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की और एक दुनिया भर में अपने सपने को देखते हुए लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की। मतलब यहाँ पर अगर कुल मिलाकर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एनसीईआरटी की जो भाषा है वो काफी ज्यादा क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये फ्रेडरिक सोरो के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कलाकार थे जो खास तौर पे 1848 मतलब क्या है कि 19th सेंचुरी के मिड में इन्होंने अपनी एक इमेजिनरी पेंटिंग बनाई। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने पूरे वर्ल्ड में दो चीजों को आप बात करते हैं स्वीकारने का काम किया। वो दो चीजें क्या हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहली बात करेंगे किस चीज के बारे में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा खास तौर पे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का सपना, राष्ट्रों के बीच में समझौता, मतलब एक ऐसा नेशन बनाना चाहते थे कि जहां पर पीस एंड हार्मनी के साथ हर एक कोई कंट्री क्या कर सके, रह सके। क्या इनकी ये बातें सही होती है फ्रेडरिक सोरो, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10th की नहीं, ये कॉम्पिटेटिव लेवल जो एग्जाम्स आते हैं यहीं से आपको सवाल देखने को मिलता है। सबसे पहला सवाल आएगा, हु प्रिपेयर्ड द पिक्चर ऑफ, या हु मेड द पिक्चर ऑफ पीस की बात करेंगे, या आप बात कर सकते हो प्रिंट की बात करेंगे, वो कौन हो जाएंगे, आपके फ्रेडरिक सोरो। ईयर आपसे पूछा जा सकता है 1848 की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फ्रेडरिक सोरो जो व्यक्ति हैं यूरोप की बात कर रहे हैं, इनकी खास तौर पे विशेषता क्या है, इन्होंने जो पिक्चर तैयार करी उसकी विशेषता क्या है, मेरिट्स क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन में क्या है, मार्च का भुगतान कर रहे हैं। मार्च का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सिस्टम से क्या होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस सिस्टम के खिलाफ हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक तो वॉयलेंसिबल हो सकता है, हिंसात्मक हो सकता है। दूसरा क्या है, अब बात करोगे अहिंसात्मक, मतलब नॉन वॉयलेटिव तरीके से, जहां पर आप अग्रीमेंट के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से चीजों को क्या करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं। दूसरी लाइन लिखना चाह रहा है यहाँ पर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टैचू, जो मूर्ति है ये वाली, ये किस चीज को डिनोट करता है पूरे वर्ल्ड में, ये आजादी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर श्रद्धांजलि का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लिबर्टी वो मर चुकी है, इसका मतलब क्या है, लोगों के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो प्रॉपरली तरीके से क्या किया जा चुका है, छीना जा चुका है। लेकिन अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ये दिखाना चाहते हैं कि वो स्वतंत्रता सिद्धांतों की क्या करते हैं, सराहना, समानता और भाईचारा, मतलब आपको ध्यान में रखना है इक्वालिटी की, लिबर्टी की, और अब बात करते हैं किसकी, फर्टिनिटी। मतलब आपने क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि फ्रांस से हम लोगों ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उधार लिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी की बात करते, तो सेम चीजें इन्होंने यहाँ पर यही बात करने की कोशिश की है। अगले में बात करते हैं हम
देखिए यहाँ पर अगर मेन मुद्दे की बात करें तो आपको सिंपल भाषा में समझना ये है कि फ्रेडरिक सोरो एक चित्रकार थे जो यूरोप में जो मोनार्की सिस्टम उसको खत्म करके लोगों के बीच में डेमोक्रेसियल सिस्टम, सोसाइटिकल बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं, आइडियोलॉजिक सोसाइटी की बात करते हैं, यानी कि जो विचारधारात्मक जो समाज है उसका निर्माण करना चाहते थे। और यहाँ पर लिखा हुआ प्रतीक राजशाही शासन निरंकुश शासनों के परिवर्तन को क्या करना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे। मतलब राजशाही का मतलब क्या है, रॉयल फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज का मतलब राजा हो जाएगा, किंग जिसको बात करते हैं, उसके बाद पैटर्नल में क्या आ जाएगा, उसका सन की बात करते हैं जो प्रिंस कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरो कौन थे। अब ये क्या कहना चाहते हैं, एक ऐसा राज्य जो देश के साथ साथ एक अच्छी संस्कृति, लोगों का निवास की गई सीमा को चित्रित करता है। मतलब इस पिक्चर में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर एक कंट्री अपनी फ्लैग लेकर के किस चीज की ओर मार्च कर रहे हैं, ये लिबर्टी की बात कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, आजादी चाहिए। अब बात ये आती है कि इन पर कब्जा किसका है, तो यूरोप में खास तौर पे कंट्री जिसका नाम है ब्रिटेन की बात करते हैं। तो उस टाइम पर ब्रिटेन में जो लोगों की संख्या कम है लेकिन उसका जो मोनोपोली है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो यूरोप की कंट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो एशिया की क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका के क्यों ना। तो दोस्तों इन सब चीजों पे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं साझा इतिहास, जातीय चरित्र भी माना गया, पसंद सरकार है, माना जाता है कि एक राष्ट्र के लोगों को एकता और शक्ति और सहयोग होना चाहिए। मैंने अगर ओवरऑल इस वाले पैराग्राफ में अगर आपको समझना है तो आप ये पाएंगे कि आपको ये पता होना चाहिए फ्रेडरिक सोरो एक यूरोपियन क्या है, पेंटर है, जो क्या करना चाहता है, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, और आप बात कर सकते हैं किस चीज को लेकर के, लिबर्टी, इन तीनों चीजों पर फोकस करता है और सभी को मिलजुल करके यूनिटरी तरीके से रहने की क्या करता है, एक एडवाइस देता है, एक पूरा का पूरा पेंटिंग तैयार करता है। क्योंकि आप देखिए, आप दो तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, एक तो ओरली तरीके से बात करते हैं, दूसरा क्या है, आप बात करो वो पेंटिंग के तरीके से, क्योंकि पेंटिंग इमेज जो है वो हमें बताती है कि किस तरीके से सिचुएशन क्या हो रही है, आगे की ओर कंटिन्यू हो पा रही है। अब दोस्तों आगे देखते हैं जो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आप सभी को पता है, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, 14th ऑफ जुलाई 1789, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस में 1789 में आपको क्या देखने को मिलता है, फ्रांसीसी क्रांति। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी होगी ये चीजें। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का मेन कारण क्या था, आपने पढ़ा भी होगा। लुई 16 जो बुर्बो डायनेस्टी का क्या था, राजवंश का शासक था, उसने काफी ज्यादा क्या कर दिए थे, टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, 100 रुपए का मुझे महीना मिलता है, मतलब वेजेस, मेरे वेजेस को हटा दिया, मेरी सैलरी की बात करता हूँ कि मैं काम करता हूँ, मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं। अब 100 रुपए में से मुझ सरकार क्या कर रही है, मुझसे 50 रुपए, आप बात करते हैं 60 रुपए अगर टैक्स के रूप में ले रही है। और सिर्फ यही नहीं, राजा टैक्स लेता था, प्लस क्या करता था, उससे जमींदार भी अपना टैक्स लेता था। मतलब एक साइड में राजा हो गया, एक साइड में जमींदार की बात करते हैं, और बीच में कौन हो गया, किसान हो गया। तो इधर से भी सप्रेस्ड होगा, इधर से भी सप्रेस्ड होगा। तो उस टाइम पर जो किसान लोग होते थे वो किस चीज पर ज्यादा फोकस करते थे, तो वो एक ही तरीका वो अपनाते थे, वो सुसाइड की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा किसानों की आत्महत्या का मेन कारण क्या होता है, वो आप बात कर सकते हो, लोन की बात करते हो। पहले के टाइम पर बैंकर्स कौन होते थे, लैंडलॉर्ड्स ही होते थे, जमींदारी होते थे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, केवल राजशाही को एक बड़ा झटका बल्कि राष्ट्रवाद के विचार को अभिव्यक्ति भी थी। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी चीज हमारे साथ गलत होती है, अगर उसमें कोई आवाज उठाने वाला होता है, तभी जाकर के क्या इनिशिएट लेना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई आवाज उठा रहा है और वो ये सोच करके जा रहा है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ये सोचता है कि अगर मैं मर गया तो बाकी जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारे लिए या अपने लोगों के लिए वो क्या करेंगे, इन सबके खिलाफ एक होकर के क्या करने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे। तभी तो लुई 16 के खिलाफ लोग क्या हो गए, आने लग गए। और नेशनल असेंबली जो 9th में पढ़ा होगा, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। राष्ट्रवादी का विचार का मतलब क्या होता है कि जहां पर व्यक्ति के पास खुद ही क्या हो, ऑटोनॉमी हो, स्वायत्ता हो, लिबर्टी की बात करते हैं, जहां पर वो अपने हिसाब से क्या कर सकता हो, चल सकता हो, जिसको हम ऑल इन वन कह सकते हैं, डेमोक्रेसी की ये लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं आगे खास तौर पे आप देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों के बीच में भावना पैदा करने के लिए शुरुआत ले पार्टी और क्या है, ले सियोटिन, ये मार्क कर लीजिए दोस्तों। यहां से सवाल बन सकता है कि जो ला पार्टी और क्या है, ले सिटियोन, ये नागरिक के रूप में पेश किया गया। ये दो कैटेगरी थी, एक जो ला पैट्री की बात करते हैं ये फादर की ओर से थे, और ले सिटियोन ये क्या थे, एक नागरिक थे। खास तौर पे ये दो भागों में क्या थे, डिवाइडेड थे। अब आपको समझना है इसके साथ साथ क्या, कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, इतिहास क्या है। जैसे सभी को पता है कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ईस्ट स्टेट जनरल का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया,
नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब ये वही ई स्टेट जर्नल है जहां पर आप बात करते हो ई स्टेट वाइज वोटिंग। तो ई स्टेट वाइज वोटिंग का मतलब क्या होता था, इसमें अमीरों की वोटिंग एक वोट की वैल्यू 2 मानी जाती थी और जो थर्ड क्लास था उसकी वोट की वैल्यू 1 ही मानी जाती। इसका मतलब क्या है कि वहां पर पार्शियलिटी देखने को मिलता है। जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए उन्होंने राजा के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया और नेशनल असेंबली बनाने पर क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ई स्टेट जो जर्नल था, पहले अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, आपने ये भी पढ़ा होगा, पोप क्लास, नोबल क्लास या पीजेंट क्लास तीसरे नंबर पर आप बात कर सकते हैं। इसके सदस्य को एक्टिव सिटीजन। दोस्तों यहां पर अब ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या जो एक्टिव सिटीजन थे उन किनको कहा गया, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है जो 25 क्या हो गए थे प्लस के बारे में बात करते हैं उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्र अब सर्वोच्च माना गया है रचना के नाम पर। देखिए दोस्तों मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि आप जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एक बार जरूर देखें, तसल्ली से देखें, और इसको देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है, मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा, चाहे वो एनसीईआरटी के अलावा आप कहीं से भी पढ़ते हो, सारी चीजें एनसीईआरटी से ही उठा करके गाइड बनाया जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो फ्रांस के बारे में बात करते हैं, जो प्रशासनिक प्रणाली केंद्रीकृत, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज थी, मतलब ऑल पावर वर इन वन हैंड, दैट वाज किंग की बात करते हैं कि सभी जो शक्ति थी वो एक के हाथ में थी, जिसका क्या नाम था भैया, राजा के बारे में बात करते हैं, लुई 16 की बात करेंगे। अब सभी नागरिकों के लिए समान कानून क्या कर दिया गया, तैयार कर दिया। मतलब हम यहाँ पर किस चीज की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहां पर वजन और उपायों की समान प्रणाली अपनाई गई, आंतरिक कर्तव्य को क्या कर दे, बकाया को समाप्त कर दिया। टोटल मिलाकर के बात है कि जब आप जागरूक होते हैं तो आपके साथ अगर कोई गलत करने से पहले क्या करता है, सोचता है। लेकिन जब हम लोगों को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो हमारे साथ कोई कितना भी गलत कर ले हम फिर भी क्या करेंगे, भी ताली बजाने का काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे भारत के अंदर भी लोगों को साथ काफी ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया गया, लेकिन आफ्टर 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तब लोग क्या हो गए, धीरे 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 अपने अधिकार को लेकर के जागरूक होने लग गए। अब यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, फ्रांस में रहने वाले लोगों को आम भाषा बना दे। मतलब क्या है कि जो फ्रांस था वहां पर कौन से वाली भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया, फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाएंगी, तो आपको ध्यान में रखना है वहां पर बोली जाएंगी, वहां पर फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी था। क्रांतिकारियों ने घोषणा की उनका अगला उद्देश्य पूरे यूरोप के लोगों को राष्ट्र बनने में क्या करना है, मदद करना। मतलब जब आप जागरूक हो जाएंगे, जैसे मैं एग्जांपल बता करके आपको समझाता हूँ, आपके पूरे खानदान में या आपके पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है सिर्फ आपके अलावा। अब मान लीजिए अगर आप पढ़ लिख गए या आप किसी पोस्ट पे आ गए, तो आपसे जो छोटे भाई बहन हैं, जो जूनियर्स की बात करते हैं, आप उनकी मदद करने में क्या आपको आसानी होगी या आपको डिफिकल्टीज आएंगी, आसानी होगी। तो मतलब समझिए उस बात को कि अगर पूरे सोसाइटी में एक अगर आदमी है, वो समझदार है, अगर वो पढ़ा लिखा है, तो वो पूरे समाज को गाइड करने का काम कर सकता है। लेकिन अगर वही जागरूक नहीं है, समाज में कोई भी जागरूक नहीं है, समाज में जो ताकतवर आदमी है जिसके पास नॉलेज भी नहीं है, वो क्या करेगा, आपके ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगा। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी क्रांति ने, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर एक सही काम करता तो उससे दूसरा इंस्पायर्ड होता, तो फ्रांस में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रांस में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से लोगों का अधिकार मिल गया। फ्रांस से कौन इंस्पायर हो गए, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इटली, बेल्जियम, कई देशों ने पेशेवर छात्रों और मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। देखो मिडिल क्लास में आते कौन है, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों, मिडिल क्लास में आता कौन है, तो मिडिल क्लास में आपको टीचर्स देखने को मिलते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं लॉयर्स के बारे में बात करते हैं, शॉपकीपर्स के बारे में बात करते हैं, वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। ये सारे आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति का बच्चा। ये क्यों कहा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या है आपको ध्यान में रखना है, इसमें से आपको क्या क्या है मैं साथ साथ कराता जाऊंगा। तो वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहे और जरूर देखें, आप लोग तसल्ली से देखें, आराम से देखें। अगर आप नहीं भी देख पाते, लाइव आप बात करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, आप समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखें। आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आप खुद ही अगर सही में देखेंगे तो आप खुद ही आइडिया लगा कमेंट करेंगे कि थैंक यू सर। मतलब ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा का निचोड़ मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, चाहे वो 1 घंटे में हो चाहे वो 2 घंटे में।
अब यहाँ पर लिखा गया नेपोलियन। आप लोगों ने नेपोलियन के बारे में सुना होगा, जिसका पूरा नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करते हैं। इसको फ्रांसीसी क्रांति का बच्चा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी नेपोलियन ने, जो आप बात करते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख करके इन्होंने अपने जो शासन है उसको बढ़ाने का काम किया। जैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बच्चे के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मैं पूरी कहानी आप लोगों को क्या कर देता हूं, बता देता हूं। जैसे यहाँ पर नेपोलियन के उदय से फ्रांस में राजशाही को उदय को चिन्हित, मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं फ्रेंच में, आप बात करोगे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, इमरजेंस होता है, तो नेपोलियन ने फ्रांस के कुछ क्रांतिकारी विचारों सिद्धांतों को लागू करने का काम किया। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि जो नेपोलियन था वो डेमोक्रेटिक सपोर्टर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के अधिकार के बारे में कुछ ना कुछ सोचता था जिससे उसका फायदा हो। कैसे, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे आपका क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे, वो कौन से वाले क्वेश्चन, एक बार ध्यान रखते जाइएगा दोस्तों। सबसे पहला आपसे सवाल पूछेगा कि जो नेपोलियन कोड क्या था, तो आपको ध्यान में रखना है नेपोलियन कोड क्या था, 1804, मतलब क्या, 1804। इसको 100% आपको ध्यान में रखना है, पेपर में पूछा जाता है। 1804 की नागरिक संहिता ये कानून था। आप क्या कह सकते हैं कि नेपोलियन कोड का मतलब क्या है, नेपोलियन लॉ। तो वो कौन सा कोड था, 1804 के बारे में बात करते हैं। इस संहिता ने कानून के समक्ष सभी लोगों को क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को तक आखिरी, अगर बीच में आप लोग इस वीडियो को देखते तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता, मतलब सभी लोगों को, मतलब राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। दूसरा क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। और उच्च जन्म और वर्ग के लोगों के बीच में विशेषाधिकार को क्या करता है। जो यहाँ पर एक चीज आपको समझना जरूरी हो जाता है दोस्तों, वो चीज क्या है कि जो फ्रेंच में ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये किस चीज पर फोकस करता है, तो ये फोकस करता है इक्वालिटी पर। ये आप बात करते हो जो प्रिविलेजेस है, इसको क्या करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करता है, जो हाई क्लास है या अपर क्लास है, उसको जो मिलने वाली जो स्पेशलिटी है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। इस कोड को यूरोप के अन्य हिस्सों में क्या कर दिया गया, प्रभावित किया गया, और फ्रांस द्वारा इसे नियंत्रित किया गया। मतलब क्या है कि अब फ्रांस को लीड करने का काम कौन कर रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो नेपोलियन कोड के बारे में बात करते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी मैंने आपको क्या बताया, 1789 में। ये कोड कब, 1804, इसका मतलब इसके बाद ही आएगा। आगे चल के वाटरलू का भी वॉर होगा, जिसमें क्या हो जाएगा, नेपोलियन हार जाएगा ब्रिटेन से। अब इसमें और क्या लिखा हुआ है कि जो स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, डच है और इटली जैसे कई यूरोपियन देशों ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सरल बनाया, और सामंती व्यवस्था को, दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि सामंती व्यवस्था क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। इस सामंती को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम का नाम देते हैं। ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, एक बार देख लीजिए। अब मान लीजिए दो तरीके के किसान है, एक छोटा किसान है, एक क्या है, बड़ा किसान है। तो उसी बड़े किसान को हम लोग क्या बोलते थे, सामंत बोलते थे। सामंत का मतलब क्या है, फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अ पार्ट ऑफ लैंड, या पार्ट की जगह पर क्या कर सकते हो, पीस ऑफ लैंड के बारे में बात करते हैं। तो आपको समझना ये है कि जमीन का एक टुकड़ा क्या कहलाता है, आप बात करोगे सामंत। और सामंतवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये क्या, एक बार देख लीजिए। जैसे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, सामंती व्यवस्था के बारे में। अब ये सामंती व्यवस्था क्या है, एक बार देख लीजिए। अ पर्सन हु हैव इनफ लैंड, सफिशिएंट लैंड, कॉल्ड दे सेल्फ लैंडलॉर्ड्स की बात करते हैं। वो इंसान जिसके पास 25 गज है, वो इंसान जिसके पास 25,000 गज है। तो दोनों में से आपको डिफरेंस खुद ही निकाल लेना कि कौन सा आदमी क्या कहलाएगा, सामंत कहलाएगा, जमींदार कहलाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, शहरों में गिल्ड पर लगाए गए। अब ये गिल्ड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। ये आपका 2 नंबर का सवाल ऑटोमेटिक बन जाता है कि गिल्ड से आप क्या समझते हैं। डिफाइन गिल्ड, अ ग्रुप ऑफ कॉमर्शियल क्लास, मतलब व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है, आपको यहाँ पर देखना है, गिल्ड कहलाता है। और गिल्ड पर आप लोग प्रीवियस ईयर जाकर के देखेंगे तो गिल्ड पर सवाल पूछा गया है। अब गिल्ड पर लगाए प्रतिबंधों को हटा दिया गया। जैसे मान लीजिए आप लोग व्यापारी है और आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जा रहे हो, 3 जगह पर क्या कर रहे हैं, आपसे टैक्स ले रहे हैं। तो अब उस नेपोलियन ने उस टैक्स को क्या कर दिया, हटा दिया गया। और ट्रांसपोर्टेशन जो टैक्स था उसको भी क्या कर दिया था, नेपोलियन ने हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं किसके लिए ये अच्छी खुशखबरी थी, तो खासतौर पर ट्रेडिंग क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए। लेकिन उनको ये बात का पता नहीं था कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है ये आगे अपने फायदे के लिए करेगा। क्यों, क्योंकि उन लोगों से ये क्या करेगा, आगे चल के मजदूरी करवाने का काम करेगा। यहां पर अब देखिए दोस्तों, एक चीज क्या है इसके आगे,
कि जो अन्य यूरोपीय देशों ने फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया, लेकिन बाद में लगाया कराधान। कराधान का मतलब है जेल की बात करते हैं, और सेंसरशिप वृद्धि के कारण उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि आप अगर बुरे हैं तो अच्छाई का नाटक कब तक करेंगे। तो सेम चीजें किसके साथ हुई, आप बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। धीरे धीरे जो इनकी बातों को नहीं मानता था, नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी ड्राइंग काफी ज्यादा खतरनाक है तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो इंसान बना दिए, इधर तीन बना देता हूँ, लेबर तो ज्यादा ही होते हैं, अमीर कम ही होते हैं। तो इसको बना दिया नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये खास तौर पे ये लीडर है, ये राजा है। अब ये क्या कर रहा है, इनको कोई भी काम करने की कहता है और ये क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है इन सबको उठा करके कहां पर डाल देता है, ये उठा कर डाल देता है जेल। के बारे में बात करते हैं, मतलब इसको बंदी बना लेता है, इसको कैद कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम किसके लिए होगी, प्रॉब्लम होगी खास तौर पे लिए मजदूर वर्ग के लिए, कि उनको अपने विचारों को अब रखने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। अब यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत, हाउ नेशनलिज्म स्टार्टेड इन यूरोप। तो आपको ध्यान में रखना इधर क्या, देख लीजिए 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी का मध्य क्या हो जाएगा, 1750 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 1750 क्या कहलाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ये आपको ध्यान में रखना है इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1750 को क्या माना गया है, पूरा का पूरा 18th सेंचुरी का मिड माना गया है। अब यूरोप में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड एक राष्ट्र नहीं थे, लेकिन अलग अलग राज्यों में क्या थे, डिवाइडेड थे। कहते हैं ना कि जब आप अलग अलग होते हैं तो आपकी पावर भी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जब आप यूनाइट हो जाते हैं तो सामने वाले को क्या लग जाता है, भय लग जाता है, जिसके कारण से वो आपसे बहसबाजी या आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। अब यहाँ पर मध्य और पूर्वी यूरोप में क्या आपको देखने को मिला, राजशाही कहते हैं। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा राजशाही क्या है। रॉयलिस्ट के बारे में बात करते हैं कि जहां पर राजाओं के द्वारा क्या होता है, शासन के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, इधर जैसे मैं हूं और इधर क्या है, अमित है। अमित क्या है, राजकुमार के बारे में बात करते हैं, यह राजा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूरज के ऊपर इसका शासन है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो सिस्टम कहलाएगा, ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, राजशाही, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये रॉयल कहलाएगा। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब ये सब होने के बाद 18वीं सदी के बाद में, उत्तरार्ध का मतलब क्या है, लेटर ऑफ 18th सेंचुरी, राष्ट्रवाद के विचार का उद्भव हुआ। मतलब जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि ऐसी विचारधारा जिसमें आप अपने राष्ट्र के अंदर अपने आप को क्या करना चाहोगे, अपने आप को इंडिपेंडेंसी महसूस कराना चाहोगे, जिसमें खास तौर पे आप काम करने के लिए क्या होगे, बिल्कुल आजाद होगे। लेकिन जब तक राजा है, जब तक राजकुमार है, तब तक क्या नहीं कर सकते, आप बात करेंगे, तब तक कोई काम आप कर नहीं सकते। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका ध्यान में रखना है कि नए मध्यम वर्ग का उदय। तो आपसे सवाल यही बनेगा दोस्तों कि नए मध्यम वर्ग में आखिरकार आते कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसको अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं। जैसे तीन क्लास है यूरोप में, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूरोप है, यूरोप में तीन क्लास है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। अब तीन क्लास में सबसे पहला क्या है, पोप क्लास, नोबल क्लास, और क्या है, पीजेंट क्लास की बात करते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, आप बात करोगे पोप क्लास के पास, जिसको पादरी वर्ग बोलते हो, अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग बोलते हो, तीसरे को किसान या कृषक वर्ग बोलते हो। अब इसमें बात करते हैं मिडिल के बारे में। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें श्रमिक मजदूर के बारे में बात करते हैं। इसमें आते कौन है, उद्योगपति, व्यापारी और पेशेवर की प्रमुखता। अब इसमें खास तौर पे अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों का उन्मूलन का समर्थन किया गया। मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो स्पेशल प्रिविलेजेस है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, जो अपर क्लासेस थी उनके जो स्पेशलाइजेशन था उसको क्या कर दिया था, उसने समाप्त कर दिया था। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, जिसके कारण से लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और इस सपोर्ट का उसने क्या किया, गलत उधार किया। अब इन सब ने किस चीज की मांग करी थी, इक्वालिटी की। क्योंकि आप देखोगे, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम को करने के बाद अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा तो क्या आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आम आदमी थे, फ्रांस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, वो नेपोलियन बोनापार्ट का साथ कब तक देते। तो इस चीज का भी ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं तो सच तो सामने आना ही था। अब ये वर्ड आया हुआ है उदारवाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, ये जो उदारवाद है, ये जो लिबरलिज्म है, ये भी किसके लिए स्टैंड कर रहा था, मिडिल क्लास के लिए। उदारवाद में किस चीज के ऊपर, इक्वालिटी, लिबर्टी
और यहाँ पर सहमति के लिए काम करने के लिए खड़ा था। मतलब एक वर्ड पता लग गया कि ये जो उदारवाद थे ये क्या थे, भी ये प्लस में थे। आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिकल एरिया में उदारवाद ने बाजारों की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स ना लगा करके आप अपने सामान को कहां पर रख सकते हैं, मार्केट के अंदर रख सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोगों की डिजायर है, डिमांड है, उस डिमांड को क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। अब मान लो, ये देखिए दोस्तों, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी जो भाषा है अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपके समझ में उतनी तो नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आप सिंपल भाषा में समझो तो आराम से आप लोग क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यूरोप में आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत राष्ट्रवाद का योगदान दिया गया। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपनी भाषा में क्या कर पाऊँ, समझा पाऊँ। माल, लोगों और पूंजी। माल का मतलब क्या है, कमोडिटीज की बात करते हैं। लोगों की पूंजी निबाद आवाजाही अनुमति देने वाला आर्थिक क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई एक्स है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वाई पे माल भेज रहा है, उसके तीन तीन बैरियर आ रहे हैं, चार बैरियर आ रहे हैं, यहाँ पर इनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इतना जितना माल नहीं बेचेंगे उतना तो इनको कर्जा देना पड़ गया। आप बात करते हो इनको कर देना पड़ गया। आप बात करते हो किस में आ जाएंगे, वो कर्ज में ही आ जाएंगे। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसी चीज का नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, खत्म किया था। लोगों ने इसलिए इनको क्या करने का काम किया था, सपोर्ट करने का काम किया था। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसके बारे में, जहां पर भी अगर आप लोगों के जहां पर भी नंबर दिखे तो नंबर से 101% सवाल आता है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर एक और कलर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 1834। 1834 में क्या हुआ, जो हम बात करते हैं किसके बारे में, एशिया के पहल पर, क्रोएशिया के पहल पर जोल्वेरिन नामक एक सीमा शुल्क है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जोल्वेरिन एक क्या था, बॉर्डर टैक्स था। कई जर्मन राज्यों के संग शामिल हो गए इसमें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर भी रहे होंगे, जो इस वीडियो को देखेंगे और जो खास तौर पे जो एकेडमिक्स वाले हैं, यहाँ पर जुलवेरिन जो नामक एक जो टैरिफ था, एक टैक्स था, इसमें कितने स्टेट थे आप जर्मन के, यहाँ पर बस लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 39 शहरों को क्या करके मिला दिया था और इस वाले टैक्स को क्या कर दिया था, गठन कर दिया था। संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया, जो भी टैक्स था उसको खत्म कर दिया। मुद्राओं की संख्या को 30 से घटा करके 2 कर दिया गया। अब आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है, जुलवेराइन जो संघ था उसमें जो टैरिफ था, जो टैक्स था, उसको अब कितना घटा करके आप बात करें, 30 मुद्रा से घटा करके अब उसको कितना कर दिया गया है, 30 से घटा करके उसको अब 2 कर दिया गया। तो कितनी अच्छी बात है। पहले तो आपको 30 रुपए देना पड़ता था, लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा, 2 रुपए देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप बात करेंगे, ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। अब इसके साथ साथ रेलवे की शुरुआत ने गतिशीलता का निर्माण किया, अब राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात आ रही रेलवे की। अगर हम बात करें 1853, भारत में अगर हम रेलवे की शुरुआत करें, यहाँ बात करते हैं तो 1853 में शुरू किया गया। यहाँ पर मुंबई टू ठाणे की बात करते हैं, लगभग 33 से 35 किलोमीटर की स्टार्टिंग एज था। तो यहाँ पर सवाल तो इसी से बन जाएगा। रेलवे की शुरुआत में गतिशीलता, रेलवे के स्टार्ट होने से काफी ज्यादा फायदा आपको ये देखने को मिला कि किस तरीके से जो वस्तुओं का आवागमन है, मतलब क्या है, बात करूंगी ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, आसान हो गया। जो चीजें पहले किसके माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से क्या हो रहा था, 10 दिन में पहुंच रहा था, अब वो कितने देर में पहुंचेगा, अब वो पहुंचेगा, बात करते 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन के बारे में बात करते। तो कहीं ना कहीं ये काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। उसके बाद हम इसमें बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे अब नेटवर्क्स के बारे में। अब ये नेटवर्क होता है क्या है, जो खास तौर पे नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क में हम लोग बात करते हैं किस तरीके से इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे। अब ये इकोनॉमिकल कनेक्टिविटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक राज्य है, वो दूसरे राज्य से पहले परिचित नहीं था, पहले कनेक्टेड नहीं था, जुड़ा नहीं था, लेकिन अब जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक कंट्री को जिस चीज की रिक्वायर्ड है वो क्या करेगा, दूसरी कंट्री उस चीज को प्रोवाइड करेगा, बदले में क्या, उसको पैसा मिलेगा। मतलब इस क्या होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा क्या होंगी, बढ़ने का काम करेंगी। इसके साथ साथ अब दोस्तों एक नया खास तौर पे एक बोल सकते हैं हम लोग, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं, रूढ़िवादी का नाम देते हैं। ये होता क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखिए। नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवादी का उदय हुआ। देखिए दोस्तों, नेपोलियन का हार तो आपको समझ में, यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या समझना है, 1815 में एक वॉर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर लो।
अब ये जो वाटरलू का जो वॉर है, ये आप बात करो तो 1815 में किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो फ्रांस से कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है। हार जाने के बाद क्या हो जाता है? ब्रिटेन यहाँ पर जीतता है। तो यहाँ पर नई विचारधारा का उद्भव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं, रूढ़िवादी बोलते हैं। ये होता है क्या? देखो अब एक बार, एक कंजर्वेटिव मैंने बताया भी था आपको, ये दो तरीके की राय रखते थे। एक तो राय थी कि राज्य और समाज, मतलब क्या है? जो स्टेट है और एक साइड में क्या है? सोसाइटी है। मतलब एसएस से आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे राजशाही, चर्च और सामाजिक पदानुक्रम, मतलब सोशल हायरार्की के बारे में बात करते हैं। संपत्ति परिवार को सुरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए, दो तरीके के कंजर्वेटिव थे। पहला कंजर्वेटिव ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली की बात करते हैं, इसको क्या किया जाना चाहिए? सिक्योर किया जाना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि पूर्व क्रांतिकारी समाज की वापसी का प्रस्ताव नहीं किया दिन, लेकिन एहसास हुआ आधुनिकीकरण वास्तव में हो सकता है राजशाही। देखिए दोस्तों, दो चीजें सिंपल भाषा में समझे। एक साइड में कंजर्वेटिव क्या आइडिया दे रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है और जो सामाजिक पदानुक्रम है, इसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। कि आज कोई एक्स व्यक्ति है तो उसका लड़का वाई होगा, तो वही क्या करेगा? राजकुमार बनेगा और आगे चल के सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन दूसरे में क्या है? एक खास तौर पे ये संस्थाओं को बना करके राजशाही को मजबूत करने की बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस के बारे में बात करते हैं। अब फ्रांस में हमने क्या बना दिया? ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए। अब इसी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से फ्रेंच सोसाइटी है, इसको आगे बढ़ाने का ये लोग क्या करने का काम करेंगे? कंटिन्यू करने का काम करेंगे। अब उससे ज्यादा अब उससे ज्यादा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, जिससे सवाल भर भर के पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खास तौर पे क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आप ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं? एक बार देख लीजिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब ये मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर इस वीडियो पर अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं तो मैं डेफिनेटली इससे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के सामने चीजें फॉर्मेट के रूप में रखने की कोशिश करूंगा। और ये सेल्फ मेड नोट के बारे में बात करेंगे। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको अब क्या देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है वियना कांग्रेस। यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा वियना कांग्रेस के बारे में बात करें। दोस्तों ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? ज्यादा बुरा मान गया ये। अब चल रहा है। देखिए, वियना कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। हुआ क्या था? सबसे पहला तो सवाल आपसे यही पूछेगा कि वियना कांग्रेस हुआ कब था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1815 की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखना है। ब्रिटेन है, रूस है, प्रशिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रिया है। यूरोप के समझौते करने के लिए भाग लिया था। कांग्रेस की मेजबानी ने यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये वर्ड आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना है। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा? ये वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815। किस किस ने पार्टिसिपेट किया? ब्रिटेन देख सकते हैं, रूस देख सकते हैं, प्रूशिया देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी जो मेजबानी, जो होस्टिंग कंट्री थी, उसका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया की बात करते हैं। और इसका चांसलर, जिसका अध्यक्ष कौन था? ड्यूक मेटरनिच। अब जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हम कोई भी सेशन करते हैं, तो उस सेशन का कुछ ना कुछ आउटकम हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा? एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजल्ट को ध्यान में रख सकते हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस में राजशाही की बहाली की गई। राजशाही का मतलब क्या है? फिर दोबारा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? वो देखने को मिला खास तौर पे दोस्तों, क्या हो रहा है ये दोस्तों? भूल गया क्या मैं? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम इधर काम करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे आउटकम ऑफ वियना कॉन्फ्रेंस या वियना कांग्रेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आउटकम सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा वियना कॉन्फ्रेंस का? फ्रांस में राजशाही बहाली होगी। ये राजशाही का मतलब क्या होता है? फिर दोबारा यहाँ पर रॉयल फैमिलीज का जो बोलबाला है वो चालू हो गया। प्रूशिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में मजबूत हुई। इन देशों ने निरंकुश सरकारें की स्थापना करी। निरंकुश सरकार का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोलेबल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। वो सरकार जिसके ऊपर किसी प्रकार का आप रोक टोक नहीं लगा। सुप्रीमेसी ऑफ गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं कि सरकार ही सब कुछ है, माई बाप सरकार ही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं
भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए। अब मान लीजिए ना, जैसे आप अटैक करने वाले हमारे राज्य पे, तो हम अपने राज्यों को सबसे पहले क्या कर देंगे, चौकन्ना करने का काम कर देंगे, अलर्ट जारी कर देंगे, रेड अलर्ट आप बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे जो आर्मी है वो भी क्या हो जाए, सजग हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए अभी के टाइम पर इंडिया के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कहेंगे हम लोग कि जो कंट्री मजबूत है भैया आओ हमारे को क्या कर दो, मार दो, ऐसा तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी के पर्पज से, जैसी हमारी औकात, जैसी हमारी लिमिटेशन, सीमा की बात करते हैं, इन सब चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना। दोस्तों थोड़ा आस पड़ोस से आवाजें आ रही, तो थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 1815 में रूढ़िवादी निरंकुश शासन, निरंकुश का मतलब मैंने अभी बताया कि जिस पर कोई भी अंकुश, कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। अब यहाँ पर विरोध करने का तरीका क्या था, समाचार पत्रों यानी कि मैगजीन्स की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, नाटक प्ले के बारे में बात करते हैं, सेंसरशिप लगाई गई। और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, दो वर्ड आए हुए, एक है लिबर्टी और एक है यहाँ पर जो लिबर्टी पर जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों की सरकार है और आप लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम जनता है, हम विरोध करेंगे। तो विरोध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो ही तरीका तो है, एक तो प्रैक्टिकली तरीके से आप जाकर के धरना प्रदर्शन करें, दूसरा क्या है, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों पर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या किया जा रहा था, गलत किया जा रहा था, तभी तो हम लोग विरोध करेंगे। हम का मतलब यहाँ पर बताना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, किसके लिए आप बात करेंगे, वो हम बात कर रहे हैं खास तौर पे यूरोप की कंट्री में जो रहने वाले जो लोग के बारे में बात करते हैं। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, अपने इंडिया में प्रेस सेंसरशिप पर रोक लगा दिया गया था 1975 में, व्हेन कांग्रेस पार्टी, व्हेन इंदिरा गांधी पुट इमरजेंसी इन इंडिया की बात करते हैं ना। अब इसमें जो खास तौर पे बात करेंगे, नई रूढ़िवादी ने विचारधारा क्रांतिकारी को जन्म दिया। अब देखिए, अगर हमारे साथ एक बार गलत हो गया, दो बार गलत हो गया, तीन बार गलत हो गया, तो हम तो क्या करेंगे, बार बार थोड़ी सहेंगे। तो एक ना एक टाइम तो आएगा जब हम क्या करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे। और विरोध बिल्कुल जबरदस्त वाला, जबरदस्त वाला कैसे, आर या पार, है ना, उसमें नुकसान ही काफी ज्यादा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, उदारवादी राजशाही सरकारों के विरोध में थे। मैंने अभी आपको बताया था, प्लस पॉइंट में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, आप लोग देख सकते हैं, पीछे ऊपर मैंने करा भी रखा, आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया लगेगा। उदारवादी को हमने क्या बोला था, प्लस में बोला था, क्योंकि ये राजशाही के विरोध में थे। क्यों, ये चाहते थे डेमोक्रेसी आए। ये क्या चाहते थे, राजशाही वाला, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। उन्होंने स्वतंत्रता और राष्ट्र राज्यों के निर्माण की वकालत करी। मतलब क्या है कि जो लिबरल्स डिमांडेड फॉर मल्टीपल थिंग्स, वन वाज लिबर्टी एंड सेकंड वाज स्टेब्लिशमेंट ऑफ या इमर्जेंस ऑफ न्यूली स्टेट्स की बात करते हैं, उन सब चीजों की डिमांड करी। इसका मतलब क्या, 1815 के बाद कई उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए और कई गुप्त समाज की स्थापना करी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम कहते हैं ना कि अगर समाज में कोई गलत ताकतवर आदमी है, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आप ये सोच करके विरोध करिए कि आपकी जान जा सकती है। और हमारे भारत के अंदर तो आप देख सकते हैं अभी चल क्या रहा है। तो यहाँ पर हम भारत की बात नहीं कर रहे, यूरोप की बात कर रहे हैं, और ये हर जगह फैक्ट की बात कर रहे हैं। क्यों, कहीं पर भी अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप ही की आवाज को क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा। आप इसको मजाक में नहीं, आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोबारा, अब आता है जैसे ड्यूक। सबसे पहला सवाल तो ये बनेगा, क्या, मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। जो ये ड्यूक मेटरनिच के बारे में बात करते हैं दोस्तों, किसके बारे में, ड्यूक मेटरनिच के बारे में। तो ड्यूक मेटरनिच का संबंध किससे था, वियना कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ इधर, वेट 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 वेट, जो क्या हो रहा भाई, हो जा। देखिए दोस्तों, जो ड्यूक, ये पेन कलर नहीं चल पा रहा है सही से, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो यार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखने की बात करते हैं, जो गिसिसिपी मेजनी है, इसका संबंध किससे आप बात करोगे, ये कॉन्फ्रेंस के बाद आता है, वियना कॉन्फ्रेंस के बाद आएगा।
अब ये मेजनी क्या है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति। अब ये इटली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का मतलब क्या है? अब यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जब भी नाम आता है तो मिसिसिपी मेजनी की बात करते हैं या गैरीबाल्डी आएगा। दोनों में अलग अलग मिथ है, मैं आपको बताता हूँ अभी। इटली छोटे छोटे राज्यों के बीच में क्या हुआ था, काम नहीं करना चाह रहा था। उसके बाद मॉडल जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड गुप्त समाज के थे। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो आपसे सवाल बनेगा कि राजशाही उनकी गंभीर आलोचना की, उन्होंने मेटरनिच द्वारा हमारी सामाजिक व्यवस्था खतरनाक दुश्मन बताया। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया था, हमारी सामाजिक व्यवस्था को खतरनाक दुश्मन बताया था। किसके बारे में आप बात करते हो? मिसिसिपी मेजनी के बारे में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये मेजनी साहब है और इन्होंने किस समाज की स्थापना करी? गुप्त समाज की। ये गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है दोस्तों, ये अलग चीज है, वो हमारी एंसेंट हिस्ट्री है। यहाँ पर जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना करी इसका नाम क्या था? कार्बोनरी के बारे में बात करते हैं। क्या नाम था इसका? कार्बोनरी के बारे में बात करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपसे सवाल बनेगा कार्बोनरी सोसाइटी के संगठन की आप बात करो, संस्थापक कौन थे? तो मेजनी। अब इसके साथ साथ दो सदस्य थे समाज में, आप बात करोगे वो कौन से थे? एक तो सबसे पहला युवा इटली की बात करते हैं जिसको मार्सिले के बारे में बात करते हैं, और दूसरा क्या है? युवा यूरोप में जिसको हम बात करते हैं बर्न में। मतलब क्या है कि जो ये कार्बोनरी सोसाइटी है इसके दो सदस्य थे, दो समाज थे। एक तो युवा इटली में मार्सिले वाले और दूसरा क्या है? युवा यूरोप में, अब खास तौर पे बर्न में। अब क्रांतिकारी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, क्रांति की आयु, एज ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं। आपको ये वाला ध्यान में रखना है। क्लियर? राष्ट्रवाद ने न केवल युद्धों और लड़ाइयों को उभारा बल्कि संस्कृति में भी अहम भूमिका निभाई। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे भारत पे शासन कर रहे थे, उनका मेन मोटो क्या था? अपने इकोनॉमिकल को क्या करना, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने का काम करना। दूसरा क्या है? स्प्रेडनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं और प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। ये मेन मोटिव उनका ये था कि इन तीनों का क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे आगे चल के। आगे देखते हैं क्रांति की शुरुआत। फ्रांस में पहली क्रांति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आप इसको मार्क कर लीजिएगा। आप नोट, जब भी जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जो भी जहां पर मार्क कर रहा हूँ, आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, जो भी जिस भी कलर से, उसको आपको क्या कर लेना है? जरूर नोट डाउन कर लेना। वो पेपर में आएगा ही आएगा। एक बार अगर आप लोग पढ़ने के बाद पेपर देंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। एक दो क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, 5 नंबर तक के, 7 नंबर के वैल्यूएबल बेस आते हैं, वो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, तो चाहे कोई भी करा दे, ये आपको पता ही लग सकता है। अब हम बात करते हैं, बोरबोन ने क्रांतिकारियों को उखाड़ फेंका। अब बोरबोन का मतलब क्या होता है, अब आपको ध्यान रखना है। ये बोरबोन वाले जो हमने पहले पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो बोरबोन डायनेस्टी ने क्या कर दिया था? हटा दिया था। इसके सिर पर लुई फिलिप तथा संवैधानिक मशीनरी। देखिए दोस्तों, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ इटली के बारे में। वो कहाँ की बात चल रही थी? फ्रांस की बात चल रही थी। इटली का मतलब क्या है आप बात करोगे? इटली की राजधानी क्या है? रोम के बारे में बात करते हैं। तो इस सिर पर लुई फिलिप के साथ संवैधानिक मशीनरी स्थापित की गई। तो इससे पता लगता है कि इटली में जो संवैधानिक राजतंत्र था वो किसका था? लुई फिलिप की बात करते हैं। ब्रुसेल्स के बारे में बात करते हैं। क्रांति को जन्म दिया और उन्होंने नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया। आपसे सवाल ये यहाँ से बनेगा, क्या किस क्रांति में ब्रुसेल्स को जन्म, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ब्रुसेल्स में क्रांति को जन्म दिया और इसे नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम से अलग कर दिया। इससे आपको ये पता लगता है जो अभी का नीदरलैंड है और जो आप बात करते हो ब्रिटेन है, पहले क्या हुआ करता था? एक हुआ करता था, जिसके कारण से क्या होते थे? खास तौर पे डिस्प्यूट नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी जरूरतें क्या होती गई? वो भी बढ़ती गई। तो कहने का मतलब क्या है? ये खास तौर पे चीजों को और ज्यादा क्या करते गए? डिमांड करने के कारण ये आपस में क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, रुकिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैं इंडिया के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? बंगाल के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात कर रहा हूँ बंगाल के बारे में, बंगाल में पहले कौन कौन से स्टेट आपको देखने को मिले थे? तो बंगाल में बिहार था, बंगाल में उड़ीसा था, और अब बात करोगे, हम बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो ध्यान रखना है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं कि जो बंगाल था,
बंगाल से जो बिहार है वो कब अलग होता है? 1912 में। उसके बाद आप बात करते हो बिहार से झारखंड कब अलग होता है? वो आप बात करोगे 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 की बात करते हैं। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये वो चीज है जो खास तौर पे जब हम लोगों की जरूरत क्या होंगे, कम होंगे, तो उस टाइम पर हम लोग क्या रहेंगे, उस टाइम पर हम लोग ये करेंगे कि हम अपनी चीजों को मिल बांट करके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही जनसंख्या बढ़ गई, जैसे मान लो 2 लोग अभी हम रह रहे हैं तो हमारी जरूरतें क्या है, कम। जैसे ही 2 की संख्या और ज्यादा क्या होती है, रिश्तेदार आ गए, कोई भी आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चर हो, हर एक आस्पेक्ट में। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं राष्ट्रवादियों ने, ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए आपको दिया है। अ, राष्ट्र के विचार को विकसित किया, कला यानी कि आर्ट के बारे में, और यहाँ पर पेंटिंग्स के बारे में, कवि जो कहानी और राष्ट्रवाद मजबूत करना। मैंने आपको क्या बताया, आपके पास 2 तरीके हैं चीजों को स्प्रेड करने के, एक तो फिजिकली मोड है, एक दूसरा क्या है आपके पास, आप बात करते हैं ऑरली की बात करते हो। तो यहाँ पर जो कला है, जो टैलेंट की बात करते हैं, पेंटिंग्स की बात करते हैं, पोएम्स की बात करते हैं, स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, म्यूजिक्स के बारे में बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल अदा करता है, वो करता है चित्रकला। अगर मान लीजिए आप किसी चीज से नाराज है लेकिन आप बोल नहीं सकते, आपके पास बोलने की आजादी नहीं है, राइट टू स्पीच नहीं है आपके पास, आप बात करेंगे आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि आप चीजों को कैसे गुस्सा दिखा सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, निराशा दिखा सकते हैं थ्रू द पिक्चर्स की बात करते हैं। एक आता है रोमांटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिकवाद। ये वो वाला रोमांटिकवाद नहीं है दोस्तों जो आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिलेबस में और जो सीबीएसई ने अलग कर रखा है। ये रोमांटिकवाद का मतलब क्या होता है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें कलाकारों ने मानवीय भावनाओं को रोमांटिक बनाया। रोमांटिक का मतलब क्या, उसके प्रति सजग बनाया, अवेयर बनाया। एक राष्ट्र की भाषा के रूप में सामान्य संस्कृति को अतीत बनाने के लिए स्थानीय भाषा पर तनाव डाला गया। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जो लोग देख रहे हैं, खास तौर पे आप या तो बंगाल से होंगे, बिहार से होंगे, उड़ीसा से होंगे, एचआर यानी कि हरियाणा से होंगे, यूके से होंगे, मतलब उत्तराखंड। तो यहाँ जो मैंने 5 स्टेट लिखे हुए, क्या इनकी जो लोकल लैंग्वेज है क्या वो सेम होगी? नहीं होगी। क्या इनको सभी को एक भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाए, क्या ये बोल पाएंगे? नहीं बोल पाए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनको काफी ज्यादा समय लगेगा सीखने में। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है उनमें अगर कोई चीज उनको सिखाया जाए तो वो आराम से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए उन्होंने जो रोमांटिकवाद और रोमांटिज्म की बात करते हैं, इन्होंने लोकल लैंग्वेज पर काफी ज्यादा क्या किया था, प्रेफर किया था। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब इसके साथ साथ उन्होंने समुदायों को शक्तिशाली राष्ट्र के नियंत्रण में रहे थे, सांस्कृतिक पहचान। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर कल्चरल आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं बात कर देता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये 4 है, तो चारों धर्म अलग अलग है, तो इनका कल्चर भी अलग होगा। कल्चर में आता क्या है मोमन, जो हम बात करते हैं रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, बात करने का तरीका, ये वो तरीके होते हैं जिसके कारण से हर एक किसी को क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जर्मन दार्शनिक मतलब फिलोसफर है जोहान गॉटफ्रीड हार्वर्ड ने दावा किया कि सच्चे जर्मन मतलब आम लोगों के बीच में संस्कृति खोजी जानी थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दास बोल। जो आप लोगों के एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स दिए रहते हैं, इसके नीचे जो ये दिया रहता है, खासतौर पे हम बात करते हैं कैप्शन, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। कोई सवाल यहीं से बनता है, हम लोग इसको स्किप करते हैं। एक फ्रांसीसी चित्रकार जिसका नाम है डोला क्रोइवेस, एक पेंटिंग दुर्घटना जिसमें बनाया गया, जिसमें 20,000 यूनानियों को चियोस द्वीप पर मतलब आइलैंड की बात करते हैं, तुर्क द्वारा मारे जाने को कहा गया। इस पेंटिंग के माध्यम से यूनानियों के लिए सहानुभूति पैदा। सहानुभूति का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम चाह के भी क्या कर सकते हैं, उसकी मदद नहीं कर सकते, तो हम उस टाइम पर उन क्या कर सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सहानुभूति। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप सिंपैथी जरूर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी, इसकी वीडियो कंटिन्यू करने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने रोमांटिज्म यानी कि रोमांटिकवाद पर बात कर लेते, जिसमें खास तौर पे इन्होंने किन चीज़ों को फोकस किया था। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोमांटिज्म की जो परिभाषा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
पूरा का पूरा आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें खास तौर पे ये बात की गई थी कि किस तरीके से जो जर्मन के फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहान ग्राटफील्ड हर्डर, उन्होंने खास तौर पे लोगों के बीच में किस चीज को लेकर के बात की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा और लोकल भाषाओं का खास तौर पर फोकस करने पर इन्होंने क्या किया था, बल दिया था, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि लोकल लैंग्वेज को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाए, जिससे कि चीजें आराम से आप लोगों को क्या कर पाए, समझ में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज अब आपको ध्यान में रखना है क्या, जैसे यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है, भूख कठिनाई और विद्रोह की बात करते हैं, हंगरनेस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं, इन पर एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि ये जो फोकस वाला जो है 1830 वाला मुद्दा बड़ी आर्थिक समस्याओं का क्या था, दोष था। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो इस टाइम पर लोगों के पास काफी ज्यादा क्या है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको देखने को मिला था। 1830 के दशक के दौरान यूरोप में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, मतलब क्या है, लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। अधिकतर देशों में रोजगार के अवसर कम थे, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या, जैसे मान लीजिए पोस्ट कितनी है, 5, और इस पर अप्लाई करने वाले कितने हैं, 50, तो जाहिर सी बात है ये 45 जो होंगे वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड तो होंगे। तो दोस्तों इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम नीचे बात करें कि शहर के छोटे छोटे उत्पादकों यानी कि जो प्रोड्यूसर्स थे, अक्सर इंग्लैंड से सस्ते मशीन को क्या करते थे, निर्मित सामानों के आयात, आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट की बात करता है, व्हेन वी ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द अदर कंट्री अकॉर्डिंग टू आर नीडनेस की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धियों का सामना करना पड़ता था। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, आप देखिएगा, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये शॉप नंबर 1 है और यहाँ पर कस्टमरों की संख्या काफी ज्यादा है और दुकानों की संख्या क्या है, 1 है, तो जाहिर सी बात है जो इसका प्राइस रेट होगा ये उस रेट से भी ज्यादा करके बेचेगा, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, उस चीज को खरीदने काम करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक दुकान ये होगी, 2 3, जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, 2 3 4 5 की बात करते हैं, तो मतलब क्या है, जितने ज्यादा लोगों के पास ऑप्शन होंगे उतने ज्यादा जो दुकानदार है वो पोलाइटली तरीके से और रीजनेबल रेट पर क्या कर सकते हैं, चीजों को बेचने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, किसान सामंती बकाया दायित्व के बोझ की तरह संघर्ष कर रहे थे। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि किस तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने किसानों को सप्रेस करने का काम किया इकोनॉमिकली तरीके से। मान लीजिए किसान है तो किसान राजा को भी टैक्स देगा और आप बात करते हो जमींदार को भी टैक्स देगा। दूसरा हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों में, आपको क्या देखने को मिलता है, फसल खराब हो गई, देखो किसान के पास क्या ऑप्शन रहता है, किसान के पास यही ऑप्शन रहता है कि वो इस उम्मीद में किसी से पैसा ब्याज पर लेता है कि भैया उनके आने वाले टाइम पर फसल बढ़िया होगी, और फसल बढ़िया जब होंगी उसको बेच करके वो क्या करेगा, जिससे कर्जा लिया उस कर्जे से वो निकल पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि उदारवादियों की क्रांति मतलब क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ जो लिबरल्स थे। आपको ये डेट ध्यान में रखना है दोस्तों, 1848। इसका विद्रोह शिक्षित मध्यम वर्ग, क्योंकि देखिएगा विरोध करने से कुछ नहीं होता है, आपको सबसे पहले विरोध करने का तरीका आना चाहिए कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है लेकिन आप भीड़ की तरफ जा रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, तो उसमें क्या है, वो लोग फंसेंगे उसके साथ साथ आप भी फंसेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये लिटरेट क्लास जिसको मिडिल क्लास का नाम दिया, जिसमें टीचर्स आपको ध्यान में रखने को मिलता है, यहाँ पर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसीसी सम्राट को हटा दिया गया और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। दोस्तों यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करते हैं। जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कि जो इंसान 18 साल पार हो गया वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है या वोट कर सकता है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे कैसे, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई रोशन है, ये 18 पार हो गए तो ये क्या कर सकता है, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं यूरोप में, आपने ये भी पढ़ा होगा 25 प्लस की बात करते हैं, इनको क्या कहा गया, एक्टिव सिटीजन का नाम दिया गया, जिसको सक्रिय नागरिक बोला गया। तो मतलब हर एक किसी को वोट करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, सार्वजनिक जो पुरुष मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहले क्या था, पहले ये 25 प्लस यानी कि जो क्या होंगे, एक्टिव मेंबर होंगे, और इसमें भी क्राइटेरिया क्या था कि आपको अपर क्लास का होना बिल्कुल क्या मानता, जरूरी था। लेकिन अब 1848 का जो क्रांति है उसके बाद से अब चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर किसी को वोटिंग राइट दे दिया गया। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नीचे देखिए आप लोग दोस्तों
कि जर्मनी में शिक्षित मध्यम वर्ग के हाथों लोग नेशनल असेंबली घोषित करने का। नेशनल असेंबली क्या है? ये नेशनल असेंबली वो असेंबली है जिसमें लोग अपनी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और डेमोक्रेसी के हिसाब से चीजों को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा शोर वगैरह आ रहा है दोस्तों, आप लोग एडजस्ट करिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं किसके बारे में, अब हम यहाँ पर बात करते हैं खास तौर पे, यहाँ पर हम बात करते हैं 18 मई 1848 को 1831, मतलब क्या है, आप बात करते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 18 मई 1848 को 831 जो निर्वाचित फ्रैंकफर्ट संसद, यहाँ पर इस वर्ड का आपको ध्यान में रखना है, फ्रैंकफर्ट संसद क्या था, अपना स्थान मार्च ले लिया और जर्मन राष्ट्र के संविधान का मसौदा था। मतलब क्या है कि जो खास तौर पर फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज लीडरशिप बाय या लीडरशिप बाय रॉयल फैमिलीज क्या है, अबेंडेंट की बात करते हैं। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट संधि के तहत क्या किया गया, वहां का संविधान तैयार किया गया, और उसमें मेंबर कितने थे, तो आपको ये मेंबर ध्यान में रखना है 831। प्रशिया के राजा फेडरिक विलिस चतुर्थ को संविधान को खारिज कर दिया गया। श्रमिकों कार्मिकों की मांग का विरोध करने वाली जर्मन संसद ने अपना समर्थन खो दिया। बाद में शिक्षित मध्यम वर्ग के नेतृत्व वाली सरकार को भंग करना होना मजबूत। देखिए कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर सबसे पहली बात, अब महिलाओं को वोटिंग राइट क्या कर दिया गया, दे दिया गया। महिलाओं को वोटिंग राइट देने का मतलब क्या है कि अब जो मेल है और जो फीमेल है दोनों को क्या हो गया, वोटिंग राइट के बारे में बात करते ये मिल गया। चाहे वो क्या हो, आप बात करते हो 25 हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। जैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आपको क्या देखने को मिलता है, जर्मनी यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करते हैं जिसकी राजधानी बर्लिन आपको देखने को मिलता है। जर्मनी में नए उभरे वर्ग के कई राज्यों को एकजुट करने की कोशिश की, राजशाही और बड़े भूस्वामियों द्वारा एक निर्वाचित निकाय द्वारा राष्ट्र में दबा दिया गया। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग नॉर्मल सिविलियन है, अब नॉर्मल सिविलियन राजा के खिलाफ क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो राजा कभी चाहेगा कि हमारे उस प्रोटेस्ट में वो क्या करे, सपोर्ट करे, नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब ये इसको क्या करना चाहेगा, सप्रेस करके इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम प्रशिया के बारे में। प्रशिया एक जर्मन राज्य था, मतलब मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, जर्मनी है। और जर्मनी के अंदर क्या है, प्रूशिया की बात करते हैं। एकजुट होकर के नेतृत्व प्रशिया के जो मुख्यमंत्री ओटो वन बिस्मार्क, इस वाले नाम को आप लोग क्या करें, नोट डाउन बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि ओटोमन बिस्मार्क कहाँ का क्या था, मुख्यमंत्री था। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्रशिया दे दिया जाएगा, जर्मन दे दिया जाएगा, फलाना और दे दिया जाएगा। आपको तुरंत देख कर क्या करना है, टिक करना है। उद्देश्य प्रशिया सेना और नौकाशाही की मदद से एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था। मतलब क्या है कि ओटोमन बिस्मार्क वांटेड टू यूनाइट होल प्रशिया इन अ वन फ्रेम। मतलब क्या है कि ये जो ओटोमन बिस्मार्क था, ये प्रूशिया के लिए क्या था, प्लस पॉइंट साबित था कि सबको यूनाइट करना चाहता था। कैसे, 7 वर्षों में पहले ऑस्ट्रिया फ्रांसीसी डेनिस की मदद से प्रशिया के सेना ने 3 युद्ध लड़े और सभी छोटे जर्मन राज्यों को सफलतापूर्वक शामिल किया। मतलब क्या है, एक साइड में मैं बता देता हूं दोस्तों, ये प्रूशिया हो गया, एक साइड में क्या हो गया, बात करते हैं ऑस्ट्रिया, फ्रांस और क्या है, डेनिस की बात करते हैं। इनके साथ वॉर हुआ, इसमें क्या हो जाता है, जीत जाता है, और जर्मनी के छोटे 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 राज्यों को क्या कर लेता है, एक करने का काम करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। 1871 में, अब जब ये जीतने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जीतने के बाद ये होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। जीतने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1871, जहां पर दोस्तों मैं नंबर को मार्क कर रहा हूँ, ईयर को मार्क कर रहा हूँ, आप लोग 101% नोट के रूप में उसको कॉपी में लिखिएगा और आप लोग रिवाइज करिएगा, सवाल यहीं से बनेगा। विलियम फर्स्ट को, मतलब 1871 में विलियम फर्स्ट को वर्साई के पैलेस में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। सबसे पहला क्या है कि विलियम फर्स्ट हु अपॉइंटेड एज अ किंग ऑफ जर्मनी की बात करेंगे इन 1871। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में प्रशिया एक महत्वपूर्ण राज्य था। जर्मनी में बैंकिंग, मुद्रा, मतलब जो करेंसी की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और किसके, जुडिशरी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है, यहाँ पर आप बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी में 1871 में कौन बनता है, इसका पूरा नाम इसमें देने रखा, केसर विलियम फर्स्ट। ये जो केशर विलियम फर्स्ट की बात करते हैं, इसने किन किन सुधारों पर बल दिया, एक तो आप बात करते हो बैंकिंग सेक्टर पे, दूसरा बात करते हैं करेंसी पे, तीसरा क्या बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, चौथा क्या है, जुडिशियर की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें अच्छी कर रहा है।
इसके बाद करते हैं इटली का एकीकरण। आप बात करते हैं इटली की राजधानी आप सबको पता है रोम की बात करते हैं। इटली को राजधानी छोटे छोटे हिस्से में, जैसे ये इटली है तो इसमें छोटे छोटे क्या हो गए, हिस्से बट गए। अब हिस्से बट गए इसका मतलब इसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। विभाजित किया जो राजशाही द्वारा शासित थे, मतलब पहले यहाँ पर किंग रूल कर रहा था जिसने बांट रखे थे। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इटली में डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो ये धीरे धीरे अपनी अपनी चीजों को क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे। और इटली का फादर किसको कहा जाता है, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, गैरीबाल्डी नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान केवल सार्डिनिया पिडमोंट राज्य है। ये सार्डिनिया जो पिडमोंट राज्य है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है इटली में देखने को मिलता है। प्रूसिया कहां पर देखने को मिल रहा था, वो आपको जर्मनी में देखने को मिल रहा था। तो ये आपको इस तरीके से छांटने पड़ेंगे, और छांटने का सबसे तरीका क्या, वीडियो को देखिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए, उसके बाद नोट डाउन करिए। अब राज्य में स्पेन के बोर्बन राजाओं का नियंत्रण था। एक ही वर्ड पता लग रहा है कि यहाँ पर मोनार्की, मोनार्की सिस्टम है। तो मोनार्की सिस्टम को किस तरीके से खत्म करेंगे, थ्रू द रिवोल्यूशन की बात करते हैं, क्रांति। और क्रांति क्या होना चाहिए, सबसे पहले अहिंसात्मक, लेकिन बात उससे नहीं बनती तो लोग क्या करते हैं, हिंसात्मक की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो गिसिसिपी जो मेजनी है, मेजनी जो ऊपर आया था, अब उसके साथ साथ यहाँ पर एक और दिया हुआ है कि ये जो गिसेसिपी मेजनी एक क्रांतिकारी, एक ये भी क्या था, रिवोल्यूशनरी था, रिवोल्यूशनिस्ट था। इसने क्या किया था, इसने युवा इटली जो है नामक एक गुप्त साम्राज्य का गठन किया। सवाल यहां से बनेगा कि हु मेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यंग इटली, तो यंग इटली का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, इस वाले यूसेप गैरीबाल्डी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दे रखा है मेजनी, गैरीबाल्डी अलग है, मेजनी अलग है। तो यहाँ पर मेजनी का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग इटली की बात करते हैं। सार्डिनिया पिडमोंट राज्य में कार्य की पूरी जिम्मेदारी ली गई, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, 1831 से लेकर के 48 तक असफल विद्रोह रहा, क्योंकि यहाँ पर किंग के द्वारा जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। बात करते हैं सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड, पिडमोंट के राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड ने मुख्यमंत्री कैवर द्वारा सक्रिय रूप से मदद की गई। कैवर ने इटली के एकीकरण में नेतृत्व किया। सवाल यहां से आएगा, हु इनिशिएटेड द यूनिफिकेशन अबाउट द इटली, तो आपको ध्यान में रखना है कैवर। कैवर कौन था, इमैनुअल जो सेकंड था उसका क्या था, चीफ था, आप ऐसे बोल सकते हैं। 1859 में पिडमोंट ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को क्या करा दिया, हरा दिया। जैसे 1859 है, इसके बीच में वॉर आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रिया वर्सेस यहाँ पर सार्डिनिया पिडमोंट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, इसमें कौन सा जीत जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लोगों को हरा दिया गया। इसका मतलब ये लोग जीत गए और ये लोग क्या हो गए, हार गए की बात करते हैं। 1807 में गैरीबाल्डी स्वयं सेवकों द्वारा इतावली दक्षिण में मार्च किया गया इटली के साथ एक, मतलब इटली हो गया, जर्मनी हो गया, सब क्या हो गया, आप बात करोगे अपने आप में ही इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। और यहाँ पर राजा इमैनुअल सेकंड को इटली का राजा घोषित कर दिया गया और इटली का एकीकरण है, ये आपको ध्यान में रखना। सवाल यहाँ से बनेगा, जो इटली का एकीकरण है, यहाँ पर इटली का जो एकीकरण है वो आपको देखने को मिलता है कब, इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा रह गया, उसके बाद ये हम इसको खत्म करते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए। ग्रेट ब्रिटेन एक राज्य की बात करते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन जो हम पूरे तरीके से 18वीं सदी से पहले कोई भी ब्रिटिश नहीं था, उससे पहले यहाँ पर आप क्या चलते थे, यूरोप में अलग अलग कंट्री, जैसे डेनिश हो गया, फ्रेंच के बारे में बात करते हैं, डच के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश द्वीप में रहने वाले तीन मुख्य रूप से अंग्रेजी, वेल्स, स्कॉटिश, आयरी, ये सभी क्या हुआ करते थे दोस्तों, पहले के टाइम पर ये एक ही राज्य हुआ करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया है बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में, झारखंड के बारे में, है ना, तो बंगाल के बारे में। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग परंपराएं थी, लेकिन समय के अनुसार ये सब क्या होते गए, इंग्लैंड से अलग होते गए। इसमें एक नियम आएगा 1707, अच्छा दे भी रखा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे राष्ट्र बढ़ता गया, द्वीपों भी हावी होने लगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिशमैन है, वेल्स है, उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉटिश की बात करते हैं, आयरिश के बारे में बात करते हैं। तो ये सब एक थे, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे एक्ट ऑफ 1707 की बात करते हैं। वहां पर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब ये क्या था कि
1707 में इंग्लैंड द्वारा स्कॉटलैंड को एकीकृत कर दिया, जिसके ब्रिटेन को फायदा हुआ, यहाँ पर आप बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट में अगर हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आयरलैंड ने 1801 में जबरन ब्रिटेन को क्या कर लिया, हिस्सा बना लिया गया, और स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों क्या हो गया, अधीनस्थ हो गया। मतलब इन दोनों का जो मेन हो गया वो कौन हो गया, ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर जर्मेनिया के एक क्या है, रूपक जनक राष्ट्र की बात करते हैं। ये वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा इंस्पायर करने का काम करती है, लोगों को इनिशिएट करने का काम करती है, मोटिवेट करने का काम करती है। लास्ट में हम इसमें बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर तो इसमें कौन आ जाता है, बाल्कन क्षेत्र में सवाल यहाँ से बनेगा, बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल है, रोमानिया है, बुल्गारिया, या अगर आप ऐसे समझिए तो समझ लीजिए वो कौन सा है, बाल्कन है। क्रोएशिया है, मैसेडोनिया है, ग्रीस है, बोस्निया है। ये एक तरीका होता है याद करने का, आप कितना ही याद कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हम बात करते हैं किसके बारे में, ये यूरोप में राष्ट्रवाद था। यहाँ पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको सबको पता है 1914 से लेकर के 1918 तक की बात करते हैं। दो भागों में अलाइट पावर और एक्सिस पावर की बात करते हैं। इसको मैं समझाने के लिए माइनस में लिखता हूँ, इसको प्लस में लिखता हूँ। इधर कौन कौन से थे, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया बात करते हो। इधर क्या है, जर्मनी, इटली, टर्की, और इस साइड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान इधर था। तो ये क्या हो जाते, ये लोग क्या हो जाते, जीत जाते, ये लोग क्या हो जाते, हार जाते। कारण क्या है, कारण ये है कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उसकी क्या कर दी गई थी, बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था, आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड, क्या नाम था उसका, फर्डिनेंड। तो जब किसी के राजा की हत्या हुई तो वो तो बदला लेगा ना, तो कॉमन सी बात है, ये भीड़ किससे रहे थे, जो काफी ज्यादा पावरफुल था। तो हमेशा पावरफुल आदमी क्या होता है, बैकबोन के साथ रहता है। इस बात का आपको ध्यान है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। जो भी आप लोगों को डाउट है इस रिगार्डिंग, आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, यही अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए छोटे भाई होने के नाते, कि आप इस वीडियो को जरूर 2-3 बार देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी इस चैप्टर से डाउट है, उस डाउट को 100% क्लियरेंस मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।